जंग के मैदान में एक नया बवंडर आकार ले रहा है। एक ऐसा बारूदी बवंडर जो पूरे यूरोप को तहस नहस कर सकता है। क्योंकि पुतिन की वॉर मशीन ने अपनी दिशा बदल दी है। पोलैंड की सेना ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि उसके आसमान में रूसी ड्रोन बार बार घुसपैठ कर रहे हैं। वॉर्सो से लेकर ल्यूब्लिन तक एयर स्पेस का उल्लंघन हुआ। इतना ही नहीं, रेज़ो जास्योंका एयरपोर्ट, जो यूक्रेन को हथियार और राहत सामग्री पहुंचाने का बड़ा हब है, उसे भी अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा। यह वही एयरपोर्ट है जिसे नेटो का लाइफलाइन कॉरिडोर कहा जाता है। पोलिश प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क ने साफ शब्दों में कहा है कि रूस की तरफ से पोलैंड के एयर स्पेस का उल्लंघन किया गया है। Dzisiaj w nocy doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej, polskiej przestrzeni powietrznej, przez dużą liczbę rosyjskich dronów. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone. Mamy do czynienia najprawdopodobniej z prowokacją na dużą skalę, ale równocześnie jesteśmy w konsultacjach z naszymi sojusznikami. Jestem w stałym kontakcie z sekretarzem generalnym NATO, tak aby przez najbliższych kilka godzin, dni i w dalszej przyszłości इस बयान ने तस्वीर साफ कर दी कि मामला अब सिर्फ यूक्रेन बनाम रूस का नहीं रहा। और यही इशारा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी किया है। उन्होंने दावा किया कि पोलैंड की सीमा में रूसी ड्रोन की एंट्री एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। इतिहास गवाह है, जब भी रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर ज़ापद जैसे बड़े सैन्य अभियान किए हैं, उसके बाद हालात और बिगड़े हैं। और अब पोलैंड ने एहतियातन बेलारूस सीमा सील करने का फैसला कर लिया है। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, पुतिन की जंग अब नेटो के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आने वाले दिनों में यही मोर्चा यूरोप की सबसे बड़ी तबाही का आगाज कर सकता है। ये पूरी कहानी समझेंगे, लेकिन उससे पहले ज़ापद एक्सरसाइज की तस्वीरें देख लेते हैं। ज़ापद यानी रूसी भाषा में पश्चिम, लेकिन इस नाम के पीछे छिपा है क्रेमलिन की पूरी वॉर स्ट्रैटेजी। हर 4 साल में रूस और बेलारूस मिलकर ये मेगा ड्रिल करते हैं और हमेशा नेटो की सीमाओं के ठीक सामने। पिछले ज़ापद अभ्यास में रूस ने 2 लाख से ज्यादा सैनिक, हजारों टैंक, लंबी दूरी की मिसाइलें और लड़ाकू विमान तैनात किए थे। नकली दुश्मन के नाम पर पूरा पश्चिम यूरोप उनकी वॉर गेमिंग का हिस्सा बना दिया गया था। 16 सितंबर तक चलने वाले इस सैन्य अभियान की तैयारी पहले से ज्यादा बड़ी है और हाईटेक है। ज़ापद 2025 की तैयारियों को देखकर नेटो की टेंशन बढ़ गई है। The North Atlantic Council met this morning and discussed the situation in light of Poland's request for consultations under Article 4 of the Washington Treaty. Allies expressed solidarity with Poland and denounced Russia's reckless behavior. A full assessment of the incident is ongoing. What is clear is that the violation last night is not an isolated incident. इस बार रूस बेलारूस ने मिलकर साइबर अटैक सिमुलेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती तक शामिल की है। पश्चिमी थिंक टैंक मान रहे हैं कि ये ड्रिल सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि सीधा संदेश है। नेटो की हर सीमा क्रेमलिन की रेंज में है। इतना ही नहीं, इस अभ्यास में आर्कटिक से लेकर ब्लैक सी तक एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध अभ्यास हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर रूस ने जंग को बढ़ाया तो यूरोप का कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा। पोलैंड और लिथुआनिया जैसे फ्रंटलाइन देश तो पहले ही हाई अलर्ट पर हैं। वहीं अमेरिकी जेट्स और नेटो टुकड़ियां अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार खड़ी हैं। यानी ज़ापद अब सिर्फ एक मिलिट्री ड्रिल नहीं बल्कि यूरोप को युद्ध की दहलीज पर खड़ा करने वाला इशारा बन गया है। Ale ta sytuacja
która stawia nas wszystkich bliżej otwartego konfliktu, bliżej niż kiedykolwiek po II wojnie światowej. Mamy pełnoskalową wojnę za naszą granicą, ukraińsko-rosyjską, ale mamy już coś, co przekracza granicę zwykłych prowokacji u nas, na naszym niebie. I może dzisiaj trzeba znowu bardzo głośno i wyraźnie powiedzieć: Polska ma dzisiaj wroga politycznego, który nie kryje swoich wrogich zamiarów za wschodnią granicą. तस्वीर साफ है, यूक्रेन सिर्फ पहला पड़ाव है, मंजिल कहीं और है। अब जरा सोचिए, यूरोप की सीमाओं पर अगर ये जंग फैलती है तो असर सिर्फ टैंकों और मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगा। स्टॉक मार्केट से लेकर ग्लोबल ऑयल प्राइस तक हर सेक्टर इस आग की लपटों में झुलसेगा। पहले से ही जर्मनी और फ्रांस में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर ऊर्जा संकट और गहरा हुआ तो यूरोपीय जनता की नाराजगी सड़कों पर दिखेगी। यही वो मोमेंट है जहां पुतिन को बढ़त मिल सकती है, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। अगर यूरोपीय जनता अपने नेताओं पर दबाव बनाएगी तो नेटो की एकजुटता खुद ब खुद टूट सकती है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक रूस पहले से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहा है। यानी यूरोप के भीतर से ही यूरोप को अस्थिर करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। तो सवाल यही, क्या ये सब मिलकर यूरोप को उस खाई की ओर धकेल रहे हैं जहां से वापसी नामुमकिन होगी, या फिर अमेरिका और नेटो अपने संयुक्त मोर्चे से रूस को रोक पाएंगे? इतिहास हमें यही बताता है कि हर बड़ी जंग पहले चेतावनी बनकर सामने आती है, और इस बार चेतावनी यूक्रेन की जलती हुई धरती से उठ रही है, जिसकी गूंज यूरोप तक सुनाई दे रही है। लेकिन इस पूरी जंग का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ मिसाइल और ड्रोन नहीं है, असली बारूद है प्रतिबंधों की सियासत। अमेरिका ने रूस को दबाने के लिए जिस सेकंड स्टेज सैंक्शंस का रास्ता चुना है उसे समझना बेहद जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए फरमान से साफ कर दिया है कि रूस पर अब सिर्फ सीधी पाबंदियां नहीं लगेंगी, बल्कि जो भी देश रूस की मदद करेगा वो भी अमेरिका के शिकंजे में आएगा। इसे कहते हैं सेकेंडरी सैंक्शंस, यानी रूस के साथ बिजनेस करने वालों पर भी वही सजा जो रूस पर लगाई जा रही है। सोचिए इसका असर कितना बड़ा होगा। रूस से तेल खरीदने वाले, रूस से टेक्नोलॉजी लेने वाले, यहां तक कि उसके बैंकों से ट्रांजैक्शन करने वाले भी अब अमेरिकी रडार पर होंगे। यानी ये जंग रूस बनाम अमेरिका नहीं रहेगी, बल्कि रूस के साथ खड़े देशों बनाम अमेरिका और उसके सहयोगियों में बदल जाएगी। और यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, भारत जैसे देशों पर इसका असर कैसा होगा? भारत ने अब तक रूस से सस्ती कीमत पर कच्चा तेल खरीदा है, लेकिन अगर अमेरिका सेकेंडरी सैंक्शंस लागू हो गए तो भारतीय कंपनियों और बैंकों पर भी असर पड़ सकता है। भारत को अपने ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक रिश्तों के बीच बेहद नाजुक संतुलन साधना होगा, क्योंकि अमेरिका की कोशिश साफ है, रूस की सप्लाई लाइन तोड़ना, उसे अकेला करना और उसके युद्ध के इंजन को ठप करना। लेकिन एक सच ये भी है कि रूस को कभी भी प्रतिबंधों से रोकना आसान नहीं रहा। 2014 में क्राइमिया पर कब्जे के बाद भी पुतिन पीछे नहीं हटे, बल्कि और मजबूत होकर लौटे। और आज भी जब रूस पर 15,000 से ज्यादा प्रतिबंध लागू हैं, तो उस वक्त भी रूस की वॉर मशीन और ज्यादा खतरनाक रूप ले चुकी है। असल डर यही है, पश्चिम की ये पाबंदियां कहीं रूस को और ज्यादा आक्रामक न बना दें, क्योंकि अगर पुतिन ने मान लिया कि अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उनके कदम और भी खतरनाक हो सकते हैं। और यही वो मोड़ होगा जहां से यूरोप की सरहदें जलती हुई आग में बदल सकती हैं। और अब सोचिए, जब आसमान से ड्रोन बरस रहे हों, जब मिसाइलें शहरों को राख में बदल रही हो, जब गोलाबारी की गूंज पूरी रात गूंजती रहे, तो वही माहौल पुतिन यूरोप की दहलीज पर भी लाना चाहते हैं। हर धमाका, हर धमक यूरोप को आगाह कर रही है कि यह सिर्फ यूक्रेन की लड़ाई नहीं, यह असल में पूरे महाद्वीप पर मंडराता हुआ बारूदी बादल है।
अगर रूस ने नेटो की सरहदों पर एक भी मिसाइल दाग दी तो फिर खेल सिर्फ 2 देशों का नहीं रहेगा, ये तीसरे विश्व युद्ध की दहशत में बदल जाएगा। जरा सोचिए, ड्रोन का झुंड अगर पेरिस के आसमान में मंडराए, साइबर अटैक से अगर लंदन की बत्तियां बुझ जाएं, तो यूरोप का नक्शा किस तरह बदल जाएगा। और यही वो पल है जहां रूस सिर्फ बारूद से नहीं बल्कि डर से लड़ाई जीतना चाहता है। पुतिन का दांव साफ है। हर धमाका, हर मिसाइल, हर ड्रोन सिर्फ जमीन पर वार नहीं करता, बल्कि यूरोप की हिम्मत और उसकी एकजुटता को भी तोड़ने की कोशिश करता है। यानी खेल अब खुल चुका है। एक तरफ नेटो के बारूद के ढेर, दूसरी तरफ पुतिन की मिसाइलों का तूफान और बीच में फंसा हुआ यूरोप। सवाल अब यही है, क्या ये धमाके सिर्फ चेतावनी है या फिर असली महायुद्ध की शुरुआत? और खास रिपोर्ट में वक्त